नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के साथ हम लोग एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कवर करेंगे कोडिग्नेटर फ्रेमवर्क को। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग कोडिग्नेटर फ्रेमवर्क की डिटेल्स में जाएं, कोडिग्नेटर की डिटेल्स में जाएं कि वो कैसे काम करता है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि हमें ये जान लेना चाहिए कि कोडिग्नेटर एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादातर जो जवाब सुनने को मिलता है वो ये है कि कोडिग्नेटर एक एमवीसी फ्रेमवर्क है। दोस्तों, इस जवाब में कुछ कमी नहीं है, कुछ गलती नहीं है, ठीक जवाब है एकदम। लेकिन इसकी डिटेल्स अगर हम किसी से पूछें कि एमवीसी क्या है और फ्रेमवर्क क्या है, तो वो शायद कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो एमवीसी क्या है? एमवीसी बेसिकली एक डिज़ाइन पैटर्न है। देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। डिज़ाइन पैटर्न यानी कि किस तरह से हम लोग कोड को मैनेज करते हैं। जैसे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, जिसमें कि एक एक इंडिविजुअल क्लासेस को डिपेंडेंसी जो है एक दूसरे पे वो इंजेक्ट की जाती है, तो उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं। इसी तरह से एक डेकोरेशन पैटर्न होता है, इसी तरह से एक फैक्ट्री पैटर्न होता है, एक सिंगलटन पैटर्न होता है, उसी तरह से एक एमवीसी पैटर्न होता है, जिसमें हम लोग कोड को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। और ये जो पैटर्न है, आप देखेंगे ज़्यादातर जो फ्रेमवर्क्स होते हैं पीएचपी के, वो कोडिग्नेटर है या जेंड है या सिम्फनी है या लैरावेल है, या जितने भी आजकल सबसे ज़्यादा चलने वाले फ्रेमवर्क्स हैं, वो लगभग सभी मेरे ख्याल में एमवीसी पैटर्न पे काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि एमवीसी जो है वो वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो एमवीसी क्या है? एमवीसी में आप 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक मॉडल, M4 मॉडल, V4 व्यू और C4 कंट्रोलर। तो अभी मॉडल, व्यू और कंट्रोलर क्या है, ये हम लोग बाद में डिटेल्स इसकी देखेंगे। अभी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि मॉडल्स वो होते हैं जहाँ पे आप अपने डाटाबेस या स्टोरेज या फाइल, जहाँ भी आप डाटा स्टोर कर रहे हो, या बैकएंड जो आप कह सकते हो सिस्टम का, वहाँ से डील, उनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो आप यहाँ लिखते हो मॉडल्स में। और व्यूज़ वो होते हैं जो कि आपका फ्रंट एंड, जैसे आपको ये वेब पेज सामने दिख रहा है, जो HTML आप कह सकते हो, या उसमें जो वेरिएबल्स यूज होंगे वो। और कंट्रोलर वो होता है जो कि कंट्रोल करता है इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन। जो मॉडल और व्यू आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, या यूज़र जो आप URL हिट करते हो, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले कंट्रोलर पे जाती है। तो कंट्रोलर जो है उस चीज़ को हैंडल करने का काम करता है, इसलिए उसका नाम भी कंट्रोलर है, जो कि कंट्रोल करता है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ हमारी है फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क बेसिकली कुछ नहीं होता है, फ्रेमवर्क होता है कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल लाइब्रेरीज। यानी कि देखिए, अभी तक जब भी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की है, तो हमेशा यही बात होती है कि आप कोड को मैनेजेबिलिटी और कोड की रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी मतलब कि आप एक लाइब्रेरी लिखते हो, एक क्लास लिखते हो, उसको आप अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर पाते हो। जैसे कि डाटाबेस की क्लास का हमने जिक्र किया है पहले, कि डाटाबेस इंटरेक्शन के लिए सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट के आपने मेन फंक्शन बना लिए, वो आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाओ, उसके लिए आपने एक क्लास बना दी, तो वो एक लाइब्रेरी हो गई। या आपने FTP सर्वर के साथ अगर डील करने के लिए कोई एक क्लास बना दी, एक लाइब्रेरी बना दी, या फिर फाइल्स के साथ डील करने के लिए, या URL के साथ डील करने के लिए, इस तरह की आप लाइब्रेरीज बनाते हो, तो उनकी जो कलेक्शन इकट्ठी, जो अलग अलग लाइब्रेरीज मिलके एक फ्रेमवर्क बन जाता है। तो उसी तरह का एक फ्रेमवर्क है दोस्तों कोडिग्नेटर, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो कोडिग्नेटर को हम यूज़ क्यों करें? सबसे पहले एक दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि वाई यूज़ कोडिग्नेटर। जैसे अभी अभी मैंने बात की कि बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जेंड है, सिम्फनी है। जेंड काफ़ी अच्छा, जेंड वो कंपनी है जो कि PHP का बैकएंड है, PHP जो चलाती है आज के टाइम में, वो कंपनी है जेंड। तो उनका फ्रेमवर्क हम क्यों यूज़ नहीं करेंगे? वो ऑब्वियसली ज़्यादा एडवांस होगा। सिम्फनी है, बहुत बड़ा नाम है फ्रेमवर्क की दुनिया में, PHP फ्रेमवर्क की दुनिया में सिम्फनी अपनी एक जगह रखता है। या लैरावेल है, उसकी आजकल बहुत चर्चा होती है। या फ्यूल PHP है, केक PHP है, YI है। इतने सारे आप गिन नहीं पाएंगे, इतने सारे फ्रेमवर्क्स हैं PHP में, लेकिन फिर भी हम लोग कोडिग्नेटर चूज़ कर रहे हैं, क्यों? या आप देखते हैं कि अगर आप जॉब के लिए जाएं, या किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे कहीं पे, या किसी भी कंपनी में जाएंगे, तो वहाँ सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है कैंडिडेट को, पूछा था कि फ्रेमवर्क जानते हो? तो कोडिग्नेटर जानते हो क्या? उसका कारण क्या है दोस्तों? कोडिग्नेटर की कुछ खासियत हैं अपनी, तो उन खासियत की हम बात करते हैं पहले। कोडिग्नेटर एक तो लाइट वेट है। देखिए, जब भी अब ये लाइब्रेरीज की कलेक्शन तो हमने कर ली, लेकिन जितनी ज़्यादा लाइब्रेरीज होंगी, जितना ज़्यादा कोड होगा, उसको मैनेज करने के लिए जो प्रोग्रामिंग की जाती है, वो सर्वर पे लोड भी उतना ज़्यादा देती है।
तो उस लिहाज से कोऑर्डिनेटर बहुत हल्का है। इसकी जो लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ की जो कलेक्शन है, नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज जितनी है उसके हिसाब से जो मेमोरी कंज्यूम करता है वो बहुत कम करता है। ये इसका एक बेनिफिट है। दूसरा, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नए हैं तो इसको सीखना बहुत आसान है। मतलब इसमें बेसिक चीज़ें भी बहुत आसानी से समझाई जाती हैं ताकि आप अच्छे से एक प्रोग्राम बना सकें। और मीडियम से स्मॉल से मीडियम लेवल की प्रोग्राम्स बनाने के लिए कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। क्योंकि आप देखेंगे कि लार्ज लेवल के, लार्ज साइज़ के जो प्रोग्राम्स होते हैं बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मीडियम से लो साइज़ के होते हैं। तो उस लेवल पे कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छा फिट होता है। और तीसरी जो सबसे मेन पॉइंट है इसका, वो ये है कि जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत अच्छी है। अब वो उसका क्या फ़ायदा है दोस्तों, देखिए फ्रेमवर्क है आप ये, और आज की डेट में जितने भी फ्रेमवर्क्स की हमने बात की अभी, वो सभी के सभी ओपन सोर्स हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो आती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की। उसको यूज़ कैसे करेंगे, वो प्रोग्राम तो बना दिया उसके डेवलपर्स ने, लेकिन उसको आप यूज़ कैसे करेंगे वो बताने वाला कौन है। तो वो उसका एकमात्र जरिया होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों कोऑर्डिनेटर की जो है बहुत अच्छी है। उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। आप coordinator.com पे जाएंगे। देखिए कोऑर्डिनेटर एक जो प्रोडक्ट है वो एलिस लैब कंपनी का प्रोडक्ट है। पहले कोऑर्डिनेटर की वेबसाइट एक डेडिकेटेड होती थी coordinator.com, लेकिन अभी आप coordinator.com पे जाओगे तो वो आपको यहीं रीडायरेक्ट कर देगा। तो इस पेज पे आप नीचे जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा CI यूज़र गाइड। तो इस यूज़र गाइड में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी की सारी, ये देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। कोऑर्डिनेटर के जितने फंक्शंस हैं, जितनी क्लासेस, जितनी लाइब्रेरीज हैं, वो कैसे यूज़ होगा, इंस्टॉलेशन से लेके, ये देखिए आप बेसिक इन्फो की सर्वर रिक्वायरमेंट कितनी है, लाइसेंस एग्रीमेंट उसका क्या है से लेके, और उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, अपग्रेड कैसे करना है, ट्रबल शूटिंग और इंट्रोडक्शन और ट्यूटोरियल्स और जनरल टॉपिक्स में आप ये देखिए मॉडल्स, व्यूज़ और जितनी क्लासेस हैं, जितने ड्राइवर्स, हेल्पर्स, मतलब एक से लेके A to Z जिसको बोलते हैं, जितनी भी इसके फंक्शंस हैं, जितनी फंक्शनैलिटी है, जिस तरह से जितना भी कोऑर्डिनेटर काम कर सकता है, उस सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी एक एक बारीकी में। अब देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट्स शॉर्टकट है, आप नहीं तो यहाँ पे भी क्लिक करके जाएंगे इस पेज पे, तो वही का वही आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। A to Z जैसे मैं अभी बोल रहा था ना कि 1 से लेके 100 तक सारी की सारी डिटेल्स कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट की आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। कौन कौन सी क्लासेस हैं, वो किसी भी आप क्लास पे क्लिक करके देखिए तो उसमें कौन कौन से फंक्शन हैं, आप वो कैसे यूज़ कर सकते हो, विद एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कोऑर्डिनेटर को यूज़ करने का, कि आपको कहीं से हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ लीजिए तो हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा बेनिफिट है कोऑर्डिनेटर यूज़ करने का। अब हम ये देखते हैं कि इसको हम लोग डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं। दोस्तों PHP फ्रेमवर्क में ख़ासतौर पे कोऑर्डिनेटर में ऐसा कुछ इंस्टॉलेशन जैसा कुछ खास नहीं होता। आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो फाइल डाउनलोड के लिए आ जाती है। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। ये एक जिप फाइल है, इसको आप खोलेंगे तो ये कोऑर्डिनेटर 2.2.0 का जो इसका वर्जन है 2.2 लेटेस्ट वाला, उसका फोल्डर है। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और अपने वैम्प के www फोल्डर के अंदर डाल लीजिए। मैंने ऑलरेडी वो कर लिया है एक्सट्रैक्ट करके, और मैंने अपने इसको कोड एडिटर में भी खोल लिया। मैंने उस फोल्डर का नाम चेंज कर दिया है CI। जब आप ये डाल देंगे और आप अपने लोकल होस्ट पे जाके एक्सेस कीजिए, लोकल होस्ट /CI मैंने यहाँ डाला, तो देखिए वेलकम टू कोऑर्डिनेटर ये पेज आ गया। इसका मतलब ये है कि आपका कोऑर्डिनेटर इंस्टॉल हो गया। इसमें इंस्टॉलेशन जैसा आपने देखा जैसे कि कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये थी हमारी कोऑर्डिनेटर की इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन की, ये क्या है और कैसे डाउनलोड होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके साथ थोड़ा सा रूबरू होंगे, इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के साथ, कि इसमें कौन कौन से फोल्डर, जैसे कि हमने MVC की बात की तो वो कैसे काम करता है वो हम लोग समझेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में छोड़िए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।